नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली में आज कयामत की रात है। कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती होनी है और उससे पहले ही सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। पार्टी का दावा है आम आदमी पार्टी के 16 विधायक प्रत्याशियों को फोन करके 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। इसके बाद बीजेपी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की। एलजी ने आपके इन आरोपों की जांच के आदेश एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी एसीबी को दे दिए हैं। एसीबी की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद वापस लौट गई। हालांकि एसीबी की टीम ने पूछताछ के लिए केजरीवाल को भेजे नोटिस में पूछा है किस किस को 15 करोड़ रुपए का ऑफर मिला है, उनके नाम बताइए। नोटिस में उन सभी 16 उम्मीदवारों की जानकारी मांगी है जिसके पास फोन आए और उसे ऑफर दिया गया। उधर बीजेपी सारे आरोपों को झूठा बता रही है। उसका कहना है कि दिल्ली चुनाव में हो रही हार की आशंका से आम आदमी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र चुनाव के हवाले से चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर कांग्रेस समर्थकों के नाम हटाए गए और नए नाम जोड़े गए। इससे पहले मिल्कीपुर चुनाव को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग को खरी खोटी सुना चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले सियासी माहौल ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों बिगाड़ा जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। In 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls for Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the population, voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक सर ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीद फरोख्त करने वाली, तोड़फोड़ करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के ऑपरेशन लोटस चलाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, उत्तराखंड की गिराई, अरुणाचल की गिराई, उनके बारे में आपको सर्टिफिकेट चाहिए कि वो बेईमान नहीं है। एक बेईमान पार्टी है इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जो तोड़ तोड़ के विधायकों को, सरकारों को गिराती है। हमने उस पूरे मामले की शिकायत खुद से दी है और जांच की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा कल हमारे आरोपों के बाद घबरा के नौटंकी करने पहुंच गए वहां एलजी के पास। एलजी चिट्ठी लिख रहे हैं एसीबी को, एसीबी पहुंच रही है, यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। अरे क्यों? मैं खुद आ गया शिकायत करने। जांच कराइए इस पूरे मामले की। हमने नंबर दिया है मुकेश सहलावत को, जिस फोन नंबर से कॉल आई थी उसकी जांच कराइए। कौन सा वो व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? सर, हमने उनसे बात की। एसीबी, ये भाजपा की हार की बौखलाहट दिख रही है आपको। ये फड़फड़ाता हुआ दिया एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी पे किसी तरह ट्रबल करना चाहता है उनको हारने से पहले। ये कल के नतीजे दिखा रहे हैं आपको। एसीबी की टीम के पास ना कोई लीगल नोटिस है, ना उनके पास कोई स्टैंप है, जहां तक मेरी जानकारी है कोई कागजात नहीं है उनके पास। यहाँ बैठे हैं संजय सिंह जी, वो एसीबी के दफ्तर में है, हमारी शिकायत लेकर गए हैं वो वहां पर कि कहां से कॉल आ रहा है। तो यहाँ ये नौटंकी क्यों मचा रहे हैं? उनको एसीबी के दफ्तर में होना चाहिए, हमारी शिकायत लेनी चाहिए।
तो आप लोग अभी इंतजार करेंगे एसीबी की टीम के पास नोटिस आए या जो कोई लीगल पेपर है? देखिए, कार्रवाई तो इनको फॉलो करनी होगी ना, लॉ तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि एसीबी की टीम यहाँ ड्रामा करने की बजाय अपने दफ्तर में क्यों नहीं है, जहाँ पे संजय सिंह जी हमारी शिकायत लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ बिना कागजों के आने का क्या मतलब है? लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे, काफी गंभीर आरोप थे कि आप बिना किसी आधार के आप बदनाम करने के लिए पार्टी पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि तोड़ फोड़ कभी आपके पास उसका कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए जांच जरूरी है। तो गाली गलौज पार्टी और जो खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी, ये अगर भाजपा समझ रही है वही है, तो वो कार्रवाई कर लें। जो नंबर सार्वजनिक भी किया है उस नंबर पे कार्रवाई करें ना, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी किसी के घर पे, चाहे वो पुलिस वाला हो, एसीबी हो या कोई भी एजेंसी का आदमी हो, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बिना अधिकृत कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश करेंगे, कानूनन वो ट्रेसपासिंग का जुर्म है। इनसे हम पिछले 1.5 घंटे से इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ यू आर हियर, शो अस द नोटिस, व्हाट इज द प्रोविजन अंडर द लॉ दैट यू हैव कम हियर, हु हैज सेंट यू। कोई रिप्लाई नहीं है। कागज कलम तो है नहीं इनके पास, नोटिस कहां से लाएंगे? कागज कलम तो अभी मंगाया इन्होंने। उनके इन्वेलप में क्या था मैं बताऊं आपको? उनके इन्वेलप में था कागज सफेद, उनके इन्वेलप में था मोहर, उनके इन्वेलप में था पेन्स। दे डोंट हैव द स्टेशनरी टू राइट अ नोटिस। इनको फोन आया इनके आला कमान का कि पहुंचो केजरीवाल के घर पे, और ये चले आए हैं। ये एजेंसियों का मजाक बना दिया इन्होंने। 39 लाख वोटर्स कहां से आए? देखिए, वोटर्स कहाँ से आए, वोटर कहाँ आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करे। ये चुनाव नतीजे कल आने वाले हैं। कल सुबह से मतगणना शुरू होगी, उससे पहले पूरे दिन आज घमासान मचा पड़ा है। जिस तरह से एग्जिट पोल्स में बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी की जा रही है अधिकांश एग्जिट पोल्स में, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कल ये आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को, जो विधायक उम्मीदवार हैं, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस ये वर्ड कहा गया है विपक्ष की तरफ से, जो बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो पार्टियों को तोड़ती है और अपनी सरकार बनवाती है। तो केजरीवाल जी ने कहा कि जो हमारे जीतने वाले लोग हैं उनको पहले से ऑफर आने शुरू हो गए हैं। 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की जा रही। करीब 16 लोगों को फ़ोन आए हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। तो क्या इसके जरिए क्या आम आदमी पार्टी कहना चाहती है? बिना नतीजे आए और कैसे पता लगे कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है? तो ये आम आदमी पार्टी ने जब आरोप लगाया तो बीजेपी ने इसे झूठा करार दिया। उन्होंने सीधे एलजी से शिकायत की कि इसकी जांच कराई जाए। एलजी ने लगे हाथ फौरन एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो को मामला सौंपा। एंटी करप्शन की टीम जो है केजरीवाल जी घर पहुंच गई। 5 फिरोज शाह रोड जो है दिल्ली में केजरीवाल जी का नया घर, वहां पहुंच गई और बाहर खड़े होके उन्होंने कोशिश की अंदर जाने की, उनको नोटिस सर्व कराने की कोशिश की, लेकिन अंदर उनको जाने को नहीं मिला। बाहर ही केजरीवाल जी के जो वकील थे उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपके पास कोई कानूनी अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद मीडिया भी वहाँ पर था। तो क्या है पूरा मामला? क्या माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है जब कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं? इससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव जो 3 महीने पहले हो चुके हैं उसका हवाला दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जो है बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, धांधली भी हुई है। उन्होंने आंकड़े जारी किए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो आबादी है वो 9 करोड़ 54 लाख लोगों की है, जबकि राज्य में जो वोटिंग लिस्ट है उसमें 9 करोड़ 70 लाख मतदाता हैं। तो यानी कि जितने मतदाता हैं आबादी से अधिक जो है मतदाता कैसे हो गए, जो वयस्क आबादी उससे ज़्यादा कैसे हो गए? उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की जो कुल आबादी है उससे ज़्यादा अगर वोटर हैं तो कहीं ना कहीं धांधली की बात है।
उन्होंने कहा कि 39 लाख मतदाता पिछले 5 महीनों में जोड़े गए हैं, जबकि पिछले 5 साल में केवल 32 लाख जोड़े गए। यानी कि जो 32 लाख पिछले 5 साल में नहीं जोड़ पाए, वो पिछले 5 महीने में ही 39 लाख जोड़े गए चुनाव से ठीक पहले। यानी कहीं ना कहीं इसमें शक की जो है उन्होंने वो लकीर खड़ी की और पूरे मामले को चुनाव आयोग पर डाल दिया है। इसके बाद सामने आया, चुनाव आयोग ने कहा, एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं उसके जरिए उस पर हम पूरे तथ्यात्मक जो है अपनी राय रखेंगे। उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि जो भी बातें हमारे संज्ञान में लाई गई हैं पहले भी हमने बताया था और फिर हम बताएंगे, पूरे तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित में जवाब देंगे। तो ये पूरा मामला चल रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग के बारे में नकारात्मक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था सफेद कपड़ा चढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्यों हो रहा है? दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले आखिरकार क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। तो ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में फिर एक बार आपका स्वागत है। तो दिल्ली के चुनाव नतीजे कल आने वाले हैं, क़यामत की रात है आज। जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, केजरीवाल जी क्या चौथी बार मुख्यमंत्री दिल्ली के बन पाएंगे, या फिर बीजेपी उनके पहली बार 27 साल में पहली बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। दिल्ली के मतदाताओं का मिजाज जो है बड़ा अजीब सा रहा है। लोकसभा के चुनाव में लगातार वो बीजेपी को सीटें देते रहे सारी की सारी, और विधानसभा के चुनाव में सारी की सारी सीटें पिछले 3 बार से केजरीवाल जी को दी जा रही हैं, पिछले 2 बार से खास तौर पर। तो पिछली बार 62 सीटें 70 में से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को मिली थी। और क्या इस बार, ऐसा एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि इस बार जो है केजरीवाल जी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बाद आम आदमी पार्टी हारने जा रही चुनाव। अधिकांश एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, करीब 12 जो एग्जिट पोल्स सामने आए उनमें से 8 करीब ऐसे दावा कर रहे हैं। लेकिन 4 एग्जिट पोल्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं टफ फाइट बता रहे हैं और बता रहे हैं आम आदमी पार्टी आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। अब सच्चाई क्या है, जब कल ईवीएम मशीनें खुलेंगी, ईवीएम खुलेगी, वोटों की गिनती होगी, उसके बाद ही सच्चाई पता लग पाएगी। इस बीच जो सियासी माहौल जो गड़बड़ हो गया है, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कल जो नतीजे आएंगे उससे पहले ही शक पैदा कर दिया जा रहा हो कि जो नतीजे आएंगे वो भरोसेमंद नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, रैगिंग हुई है। तो ऐसा क्यों करते हैं? पूरे चुनाव के दौरान सारे पार्टियां जो है चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद शक जाहिर करती रहती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, अब चुनाव आयोग में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। तो केजरीवाल जी ने भी दिल्ली चुनाव से शुरुआत इसी में की थी कि वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ है और बहुत सारी जगहों पर वोटिंग जो लिस्ट है ठीक से बनाई नहीं गई है, इसमें गड़बड़ी है। लेकिन अब आखिरकार जब वोटिंग पूरी हो गई है तो वो इस बात को मुद्दे को उठा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है और उसके तहत बीजेपी तोड़फोड़ की कोशिश कर रही है। यानी ये जताना चाहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, उसको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे में हमारी पार्टी जो जीतेगी उसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अब तो ईवीएम मशीनों में सारे वोट कैद हो चुके हैं और कल रिजल्ट खुल जाएंगे, केवल माहौल बनाने की बात है। तो ये सब समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नीरज तिवारी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत नीरज जी। शाकिर अली साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। राम गुप्ता साहब हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और अतुल सिंघल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले राम गुप्ता साहब के पास ही आना चाहूँगा। जिस तरह से आप लोगों ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, हमारे 16 जो उम्मीदवार हैं उनमें से बहुत सारे विधायक भी रहे होंगे, उनको फ़ोन करके 15-15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है कि हमारी पार्टी में आ जाइए, लेकिन अभी तो पता ही नहीं है कि कौन जीतेगा। तो कैसे वो कोई आपको फ़ोन कर रहा है, कैसे बीजेपी में आने की बात कर रहा है, क्या उनका कोई नाम है, किसी ने नाम बताया, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में जरा, और ये क्यों हो रहा है सब? नवीन जी, सबसे पहले एएनबी न्यूज के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से सादर प्रणाम जी, धन्यवाद। और जैसा कि एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो ये जो भारतीय झूठा पार्टी है, अर्थात भारतीय जुमला पार्टी, इसका इतिहास है। चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए या और बाकी राज्यों में देख लीजिए,
इन सभी राज्यों में इनका रिकॉर्ड है कि ये दूसरी पार्टियों के विधायक सांसदों को ये खरीद फरोख्त करने वाली पार्टी है। और इनके खरीद फरोख्त की जो लत है वो उस तरीके से है जैसे शेर के मुंह में इंसानी मांस खाने का लत लग जाती है, वो बड़ी मुश्किल से छूटती है। लेकिन इस बार कल जब रिजल्ट पूरे डिक्लेयर हो जाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और खास करके जो दिल्ली यूनिट है इनको जो है इनका ये रुतबा भी छिन जाएगा और इनका जो है धूल धूसरित हो जाएगा ये सपना। जो ये हमारे कैंडिडेट जिनका अभी यह भी पता नहीं है कि उनका परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन वही कहावत है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन ये आदतन मजबूर हैं, ये 15-15 करोड़ रुपए का उन्हें ऑफर देते हैं और उन्हें मंत्रालयों का ऑफर बांटते हैं। हम यही कहेंगे कि ये 2.5 दिन की खुशखबरी है जो इन्हें जो है एग्जिट पोल वालों ने खुशखबरी दी है, खुशी मनाने का मौका दिया है। ये 2.5 दिन की जो खुशी है इन्हें मना लेने दीजिए, जश्न मना लेने दीजिए। आज रात के बाद कल जब ईवीएम से मतदान काउंटिंग हो जाएगा और जो मतदान काउंटिंग हो जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के बाद ये धरती में अपना नाक रगड़ रहे होंगे और अपने कुकर्मों को जो है सोच सोच कर राम गुप्ता साहब यहाँ पर कुछ सवाल। राम गुप्ता साहब ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। गुप्ता साहब आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अब तो वोटिंग भी हो चुकी है, आप जनता को लुभाने कोई फायदा भी नहीं है। आप जो आरोप लगा रहे हैं अब तो तथ्यों में बात करिए। सीधी सीधी बात है कि पहला सवाल तो आप ही कर रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ेगी बीजेपी को, जबकि रिजल्ट नहीं आए हैं, जबकि सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है, फिर वो क्यों आपके जो विधायक हैं उनको फोन करने वाले हैं और उसका क्या फायदा होगा उनको। जो है ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के सनसनी फैलाने के लिए, अपनी हार से बचने के लिए आम आदमी पार्टी है ये जो है प्लान तैयार कर रही ताकि कल कह सके कि देखिए साहब हम तो पहले कह रहे थे कि इन्होंने पहले गड़बड़ किया फिर गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग ये सब कहने वाले हैं कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग गड़बड़ करने वाला है, इसे यही सब बोलेंगे कल। नवीन जी, आपके पैनल में भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप उनसे ये सवाल करिए और पूछिए कि जब आपको एग्जिट पोल में 55 सीटें मिल रही हैं तो फिर आपको हमारे विधायक कैंडिडेट जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है रिजल्ट का, उनको आपके यहाँ से कल हमने तो सबूत भी सामने रख दिया है कि कल 12:09 पे दोपहर में उस नंबर से कॉल आती है जिस नंबर का लास्ट में डिजिट है 555, उस नंबर से कॉल आती है और वह व्यक्ति कहता है कि आपसे जो इनके पोस्टर बॉय हैं अर्थात प्रवेश वर्मा, वो इनसे बात करना चाहते हैं, आपके फायदे की बात है। ऐसी कौन सी फायदे की बात है? तो आप समझ जाइए ये सवाल आपको हमारे जो ये भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। ठीक है, मैं उनसे कर लेता हूँ। सवाल है ना कि गुप्ता साहब आपसे ही बनता है, लेकिन आप कह रहे थे मैं उनसे सवाल कर लेता हूं। उससे पहले मैं शाकिर अली साहब से एक राय जानना चाहूंगा। शाकिर अली साहब, ये जो आरोप चल रहे हैं दोनों के बीच में, ये कांग्रेस से क्या कहना है इसमें? वाकई ऐसा फोन आया होगा या केवल सिगुफा है? जी नमस्कार सभी पैनलिस्ट को और आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को भी। देखिए ये शगुफा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो इतिहास है, ये चोरी, हर तरह के क्राइम, हर तरह के क्रिमिनल इनके पास हैं। ये हमेशा दिखते रहता है किसी किसी चैनल के माध्यम से, महिला विरोधी ये हैं, पुरुष विरोधी ये हैं, जन विरोधी ये हैं, सिर्फ मन की बात करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी को नो डाउट ये बहुत पसंद करते थे, तब तक पसंद करते थे जब ये कांग्रेस के साथ दीमक का काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी जहां अपना काम करना शुरू करने लगी, इन्हें परेशानी होने लगी। और ये अब तो बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जब तथ्यों के साथ बात हो रही है, ये जब बता रहे हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे फोन आया, 555 के नंबर से आया, और प्रवेश वर्मा तो ऐतिहासिक आदमी बन चुके हैं। वो इस तरह के कुकर्मों के लिए वो पिछले कई दिनों से जाने जा रहे हैं। कहीं साड़ी बांट रहे हैं, कहीं कुछ भी, मतलब बांटने में, पैसा लुटाने में उनको कहीं ना कहीं एक सपना आ चुका है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ये सपना तो देखिए सपना ही होता है। ठीक है, आपको लगता है कि आरोप सही है? नीरज तिवारी जी हमारे साथ है, पूछ लेते हैं उनसे ही। नीरज तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। नीरज तिवारी जी, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? अभी तो रिजल्ट नहीं आया, फिर सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं कि आप ही लोग जो है जीत रहे हैं। तो अगर जीत रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? जो है
बिल्कुल सरासरी इनका इतिहास रहा है झूठ बोलना, दोनों दलों का। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक साधारण सी चीज है कि आप कंप्लेन करते हैं और जब जाती है पुलिस इंक्वायरी के लिए तो आप घर में मिलते भी नहीं है। ये कैसा आरोप है? और जब मेरी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है तो हमें इन सब चीजों में क्यों पड़ना है? इनकी आदत है झूठा आरोप लगा के जनता को और दिल्ली को दिग्भ्रमित करना। आज तक 10 सालों से इन्होंने यही किया है और इसलिए आज नहीं, नीरज तिवारी जी पीछे की बात छोड़िए, आज ये दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? अब तो वोटिंग हो चुकी है, ईवीएम में सब आ चुके हैं नतीजे, अब क्या फायदा होगा उससे? ये इसलिए कर रहे हैं। सारे प्रदेशों का नाम गिना दूंगा जहाँ जहाँ चोरी किया इन्होंने। सुनिए पीछे की बात कीजिए ना, पीछे की बात करते भाग जाएंगे। बीच में नहीं बोला है इस तरह से। नवीन जी, भाजपा के जो पैनलिस्ट थे उनसे एक बार ये पूछिए कि जो ये एसीबी वाले आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो एसीबी का चोला पहन कर आए थे, न खाता न कहीं, जो मोदी कहे वो सही। आ रहा हूँ गुप्ता जी, आ रहा हूँ आपके पास, दोबारा फिर आऊंगा। अभी पूछता हूँ। रखिए गुप्ता जी, ऐसे मत खिलाइए। गुप्ता जी सुन लीजिए, नीरज जी को सुन लीजिए, फिर आऊंगा। नीरज जी बोलिए। सुनने की आदत रखिए। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये इसलिए क्योंकि इनकी पार्टी में कल 12 बजे के बाद इनकी पार्टी कई भागों में बंट जाएगी, ये चीज आप समझिए। इसलिए ये शुरू से ही देखिए ड्रामा कर रहे हैं, पैसा डालने की बात कर रही है। केजरीवाल जी, सारे इनके विधायक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ने वाले हैं कि आपके कारण ये सब हुआ, आपने भ्रष्टाचार किया, आपने भ्रष्टाचार करवाया, इसलिए बीजेपी में जाना है वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए, सारे भ्रष्टाचार को धुल जाएंगे आकर के वॉशिंग मशीन में आपके। हमें क्या जरूरत है किसी को बुलाने की? आज तक आपके पार्टी को बुलाया क्या? आपके पास क्या अपना? अरे आपके पास अपना क्या है? 2 मालिक है, अडानी अंबानी, उनके 2 नौकर हैं। अरे आप लोग उनके चपरासी हैं। आप पैसा फॉरेन से मंगाते हैं, गल्फ कंट्री से कि नहीं? आप आतंकवादियों से पैसा मंगाते हैं, पूरा प्रूफ है, और आप झूठ बोलते हैं और आप पर आरोप लगाते हैं। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग। चलिए ठीक है, देखिए अभी आरोप प्रत्यारोप कोई मतलब नहीं है, वोट हो चुका है। नीरज जी देखिए आरोप लगाने को फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, देखिए शो खराब हो जाएगा। बात कर रहे हैं कि हम 15 करोड़ हमारे लोग ठीक है, कहाँ से दे रहे हैं? विषय से भटक जाएंगे। ठीक है, आप दोनों की बात। आपके साथ विधायक, आपके साथ शाकिर अली साहब स्वतः चल के बीजेपी में आपके साथ विधायक आए हैं। आपको तो मुंह काला कर लेना चाहिए। यहाँ बैठ के भाषण देते हैं आप, बैठ के भाषण देते हैं, आपको तो मुंह काला कर लेना चाहिए। कि 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर इनका विधायक है लोनी का। कहाँ शाकिर अली साहब कहाँ पहुंच गए आप? जो है गायों पर दिल्ली चुनाव की बात हो रही। ठीक है, अतुल सिंघल साहब पर जाना चाहूंगा। ठीक है, अतुल सिंघल साहब, आप जो दिल्ली की राजनीति को समझते हैं, इंडिया में ही रख रहा हूँ। ठीक है, शाकिर अली साहब आऊंगा, अभी आऊंगा। अतुल सिंघल साहब, ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आखिर आम आदमी पार्टी ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? अगर बीजेपी ऐसा कर रही तो क्या करने की जरूरत क्या है? इससे उसे क्या फायदा होगा? ये इतना कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अतुल जी माफ कीजिएगा, माइक्रोफोन बंद था। आपको लगता है कि इन आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए, इस प्रकार के आरोपों से? लेकिन वही मैं समझना चाहता हूं कि आरोप लग क्यों रहे हैं आखिरकार? जब नतीजे कल आने वाले हैं और मतदान जो है दर्ज हो चुका है, तो फिर इससे फायदा क्या होगा? कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। दिन में मैंने खुद संदीप दीक्षित का बयान सुना। संदीप दीक्षित का बयान तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो तो खैर आम आदमी पार्टी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की 60 या 55 सीटों से सरकार बन रही है तो 15 विधायकों को खरीद के भी बीजेपी क्या कर लेगी? सवाल ये है कि ये तो एक जुमला है, और दूसरी बात ये है कि कल क्या होगा ये तो कल ही पता है, भविष्य के गर्भ में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो पहले भी मैंने आरोप सुने हैं उनके, लगातार वो लगाते रहे हैं कि 7 विधायकों को फोन आया। ये बात आज सोशल मीडिया पर भी हमने कई जगह सुनी। आतिशी का भी एक बयान था, इससे पहले जो इनके मनीष सिसोदिया का भी बयान था, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। एक बार ये जरूर सुनने में आया था कि भाई जो आरोप लगाए थे इनके किसी कार्यकर्ता का ही फोन नंबर उसमें था, या तो उसका कोई सामने प्रूफ आए, और प्रूफ मांगने के लिए कोई उसका, क्योंकि खुद जो ये संदीप दीक्षित है उन्होंने कहा कि केजरीवाल आरोप लगाते हैं और वो रहस्य में होते हैं। तो सिंघल साहब यहाँ पर सीधा सवाल ये है कि केजरीवाल साहब को झूठा आरोप लगा कि कौन सा नैरेटिव पेश करना चाह रहे हैं? क्या मतलब कल हार जाएंगे तो उससे पहले माहौल बना दो कि देखिए चुनाव आयोग ने हरा दिया, या पहले से बेईमानी चल रही थी, ऐसा कुछ बताना चाहते हैं वो? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को नवीन जी कमजोर करना कहीं भी एक समझदारी का विषय नहीं है।
संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये कहा है ईवीएम की बात है, और खुद अरविंद केजरीवाल भी 62 सीटें लेकर और 67 सीटें लेकर जीते हैं, पंजाब के अंदर भी वो जीते हैं। तो अब ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना है या उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना है, उसका बेस बनाना है, तो मेरी समझ से परे है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी IIT पढ़े हुए हैं और सारे के सारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो बीजेपी में है, आम आदमी पार्टी में, चाहे कांग्रेस में है, ज्यादातर पढ़े लिखे नेता हैं। खुद संदीप दीक्षित मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, वो 10 साल तक सांसद भी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पर सवाल उठाना, उसका बेस आप बनाना चाहें तो बेशक बना सकते हैं, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को कहने के लिए। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति या कांग्रेस की अगर बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, जो भी जीत का दावा कर रहा है, हारने की, जीत की सूरत में भी क्या वो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएगा? लेकिन सिंगल साहब, ईवीएम पर तो चलिए सवाल उठते रहते हैं, ईवीएम पर मैं आऊंगा, ईवीएम, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन लोटस का जो जिक्र करके इतना हंगामा खड़ा करके एसीबी की टीम आई, पूरे दिन हंगामा चलता रहा, संजय सिंह जाते हैं, एसीबी में बयान देते हैं और वो नाम नहीं बताया जाता है, तो इससे क्या फायदा होगा? ये थोड़ा दर्शक समझना चाहते हैं कि भाई कल अगर रिजल्ट आते तो क्या। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि केवल 24 घंटे पहले और अब से अगर बात की जाए तो 15 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी 11 साढ़े 11 बजे तक। इन सब चीजों का मुझे नहीं लगता कि कोई मकसद है, और लोग भी इस बात को समझते हैं कि आरोप प्रत्यारोप पे एसीबी की टीम चली गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी, वीरेंद्र सचदेवा ने कंप्लेंट कर दी, उन्होंने आरोप लगा दिए, इनका कोई मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कम से कम। शाकिर अली साहब, आपको क्या लगता है ये सब हंगामा करने की वजह क्या है? क्या जताना चाह रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और नूरा कुश्ती का इनका जो रिजल्ट है, कहीं ईद मिलन में ना कल बदल जाए, दोनों मिलकर सरकार ना बना दे। मैं बार बार ये बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों की नूरा कुश्ती मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि दोनों ने शुरू से ये कहा है कि ये बड़े चोर हैं, हम छोटे चोर हैं, ये वो घोटाला, हम ये घोटाला, मतलब दोनों घोटाले में बड़े छोटे का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज, कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं, कांग्रेस ने काम की बात की है। कांग्रेस ने जो दिल्ली को बनाया है, जो दिल्ली के ऊपर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की है, फ्लाईओवर दिए हैं, एजुकेशनल हब दिए हैं, यूनिवर्सिटीज दिए हैं, हेल्थ सिस्टम दिए हैं, उस पर कांग्रेस ने वोट मांगी है, और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए वोट मांगी, ना कि जमुना में जहर और देश में वोट जहर। तो हो चुका है शाकिर साहब, वोट तो हो चुका है। अब तो यह है कि सुबह नतीजा आने हैं, तो उससे पहले जो हंगामा, इससे क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप दोनों से अलग हैं इसलिए। अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि संदीप दीक्षित साहब ने ये कहा है कि जब इतने सीट्स आ रहे हैं तो उनको डर क्या लग रहा है। मैं बता रहा हूँ कि 65 सीट तो दोनों क्लेम कर रहे हैं, और बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने तो जोश में आके वही 400 पार बोल दिया इस विधानसभा के चुनाव में भी, क्योंकि जोश में कमी नहीं आ रही हारने के बाद भी, कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि ऊपर से कोई कनेक्ट है नहीं उनका। आला कमान से बीजेपी में कहीं कोई कनेक्ट नहीं है, दो मालिक बैठे हैं, टुकड़े पे पल रहे हैं, लोग बहुत खुश रहते हैं कि मुझे लाल बत्ती पीली बत्ती मिल गई, वो अपने आप में रोज कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि मैं बीजेपी में हूं क्यों। बट द थिंग इज, बीजेपी कल जो आज ये जो हरकत कर रही है, इस हरकत से दोनों की कोई मिली भगत मुझे तो दिख रही है, लेकिन बात में सच्चाई जरूर है। एमएलए को कॉल आता है, ये कोई नई बात नहीं है। इन्होंने कर्नाटक में किया था, इन्होंने हिमाचल में किया, इन्होंने झारखंड में किया, बिहार में किया, गोवा में। देश का शायद कोई प्रदेश बचा है जहां ये नहीं है और वहां वो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये बहुत मामूली बात है और इस बात को बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम सीरियस लेके भी क्या करेंगे, सारा सिस्टम उनके पास है। और जब कहते हैं आईआईटी में पढ़ने का मतलब क्या ईवीएम के साथ हैकिंग नहीं हो सकता है? ये तो और अच्छे तरीके से हो सकता है। जितने आईआईटीएंस हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, मैं उस पे आऊंगा, ऊपर शाकिर अली साहब आऊंगा। राम गुप्ता जी, देखिए हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, किसी ने ऐसे ही जो है आपको फोन करवा दिया हो और बीजेपी का नाम ले लिया हो। वो जरूरी थोड़ी बीजेपी की तरफ से ही फोन आया हो, किसी गंभीर नेता ने फोन, कोई कार्यकर्ता भी कर सकता है ऐसे। आप लोगों ने इतना बड़ा उसको बितंडा खड़ा कर दिया पूरे दिन आज। विडंबना इस बात की है नवीन जी कि एक कॉल नहीं आई, 16 विधायक प्रत्याशियों के नंबर पे कॉल गई है। अगर 1-2 को जाती हम इग्नोर कर देते कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं और उनके माध्यम से इनके शीर्ष नेतृत्व को ये सवाल करना चाहता हूं। ये पूछे, पहले तो ये जाकर के पूछे कि जो आज वो एसीबी वाले ड्रामा करने आए थे, वो वाकई में एसीबी के ही अधिकारी थे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो एसीबी का चोला पहन करके आए थे, क्योंकि ये ऐसे कुकर्मों के लिए कुख्यात हैं। इनके लोग जो है
किसी भी चोले को आज की डेट में पहन सकते हैं। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस का चोला पहन करके कल सारे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि दिल्ली पुलिस का चोला पहन करके इनके कार्यकर्ता जो है दिल्ली के 1.5 करोड़ मतदाताओं का मतदान करने में किस कदर इन्होंने नाको चने चबवा दिए। कहीं बैरिकेडिंग किया, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया। अंततोगत्वा वोट परसेंटेज में भी फर्क पड़ा। और सबसे बड़ा जो इनका दूसरा खिलाड़ी है, जो दूसरा चोला पहन के बैठता है, इनका भाजपा का कार्यकर्ता, वो चुनाव आयोग के जो कार्यकर्ता हैं, इनकी जो चुनावी प्रचार शाखा के जो कार्यकर्ता हैं, वो उन्होंने हद देखिए कि चुनाव संपन्न हुए 24 घंटे बीत गए, लेकिन अब तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में फॉर्म 87 अपलोड नहीं हुआ। और तो और ये पूरी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में जो फाइनल आंकड़े होते हैं वो तक डिक्लेयर करने से कतरा रहे हैं और जवाब देते हैं अंट संट बंट, जैसा कि इनका इतिहास है। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वाकई में चुनाव आयोग बचा भी है। हमारे दिल्ली पुलिस को क्या हो गया है कि जो दिल्ली पुलिस के ऐसे ऐसे कारनामे पूरे दिन कल दिल्ली की जनता ने देखा और देश ने देखा। मैं आपको बता दूं नवीन जी, आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण पूरी दुनिया के लोगों की नजरें दिल्ली में रहती हैं। दिल्ली में कोई भी एक्टिविटी होती है वो पूरी दुनिया में नोटिस की जाती है। लेकिन इतनी बेशर्म हो चुकी है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, न उसे लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल है और न संवैधानिक प्रक्रियाओं का ख्याल बचा है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच, सत्ता की इन्हें जो है इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आप जवाब देने का थोड़ा मौका दीजिए। नीरज तिवारी जी बोलेंगे, थोड़ा शांत रहिएगा। नीरज जी, इसको थोड़ा सा ठीक से जवाब दीजिए। देखिए गुप्ता जी, आप जो बोल रहे हैं, आप बताइए, सुन लीजिए। सुनिए तो गुप्ता जी, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए आप जो बोल रहे हैं कि एसीपी के अधिकारी थे कि नहीं थे, आपके ही लोग कंप्लेन करते हैं। जब कंप्लेन की जांच होती है एजेंसियों से तो आप लोग भागते हैं। आपके अरविंद केजरीवाल जी घर से गायब हो गए। जब जांच होने के लिए गया, नोटिस दिया गया कि आप जांच में सम्मिलित होइए। ऐसा तो नहीं बोला गया कि आपने जो आरोप लगाया तो जांच होगा ना कि आप ही राजा हैं। आप जो बोल दिए वही सही, न खाता न बही, या जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे वही सही। वाह, ऐसी तो आपकी मानसिकता है। दूसरी चीज, आप बार बार बोल रहे हैं दिल्ली, सुनिए, दिल्ली पुलिस की वेशभूषा में कार्यकर्ता आते हैं। आज तक ऐसा देश में हुआ है क्या कहीं? आप कभी बोलते हैं जमुना में जहर मिला दिया गया। आपकी मानसिकता खोखली हो चुकी है। आपके सीएम और पूर्व सीएम दोनों की मानसिकता खोखली हो चुकी है। कल 12 बजे के बाद, आज तो अरविंद केजरीवाल जी जांच के लिए उपस्थित नहीं हुए, कल 12 बजे के बाद आपकी पार्टी 4 भागों में बंट जाएगी। इस तरह की मानसिकता 4 भागों में कैसे बटेगी नीरज जी? मतलब क्या हो जाएगा? मतलब बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि इनके सारे पापों का घड़ा कल फूट जाएगा। अभी तो 7 विधायक आए हैं, इनके सारे विधायक इतर बितर होके अलग अलग दलों में चले जाएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। बीजेपी में कितने आएंगे? नहीं, कहीं चले जाए, हम लोग को क्या जरूरत है? हमको जरूरत नहीं। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो उनको शक और पुख्ता जाता है कि आपने वाकई उनको तोड़ना चाहते हैं। हमें सुनिए, हमें तो कोई जरूरत नहीं है। हमारी पूर्ण बहुमत से 40-45 से ऊपर सीट लाकर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। आपको मिठाई खिलाएंगे और पूरे दिल्ली को हम लोग आपको जरूरत क्या है उनको फोन फान करने की? जो है जब आपकी सीटें आ रही हैं तो बेकार में जो एक दिन पहले इतना हंगामा खड़ा हो गया, बताइए। अरे भैया, हम लोग नहीं किए हैं पंडित जी, ये लोग किए हैं। इन लोगों ने, और जांच में भी सम्मिलित नहीं हुए। ये तो इनकी मानसिकता है कि हर समय ऐसा केवल पूरा चुनाव आरोप 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 आरोप। अरे अब 10 साल का दीजिए ना अपना रिपोर्ट कार्ड, कहाँ पानी दिए इस वक्त? जमुना मैया का रिपोर्ट का टाइम निकल चुका है। देखिए, रिपोर्ट जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल दस्तखत कर दिए उस पे। इसलिए रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा। जाते भी ये दिल्ली को बदनाम करना चाह रहे हैं कि फोन आ गया तो 15 करोड़ दे दिया, तो 20 करोड़ दे दिया, तो यहाँ है तो वहाँ है। अरे भैया, इस हरकतों से बाज आइए। जनता समझदार हो गई है। यहाँ इस देश में कानून है, एजेंसियां हैं। जब आपने आरोप लगाया तो जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप नोटिस लीजिए, जांच में सम्मिलित हुई और साबित कीजिए
किसने किया है नहीं किया है। इस तरह के अपने लोगों से करवा के अपने लोगों से थप्पड़ मरवाइएगा, अपने लोगों से पिटवाइएगा, स्याही फेंकवाइएगा, अपने लोगों से कॉल करवाइएगा और बदनाम भारतीय जनता पार्टी को कीजिएगा। हमारी पार्टी का ये संस्कार नहीं है। हम लोगों का ये इस तरह का व्यभिचारी लोग नहीं है कि किसी को विधायक खरीदने जाए। हमारी क्या जरूरत है? आप देखिएगा कल हमारे कितनी सीटें आ रही है, सरकार बन रही है। आप इस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कम पड़ी तो क्या करेंगे? अगर 2-4 कम पड़ गई तो नहीं, हमारी कम पड़ेगी, हम सरकार नहीं बनाएंगे। जिसको स्वतः आना है, आज बताइए कि इनके 7 विधायक आए हैं कि नहीं? हम खरीदने गए थे। इनके 7 विधायक चुनाव पीरियड में खुद फोन करके आए कि हम लोग उब चुके हैं अरविंद केजरीवाल के इस तिकड़म से और झूठ साज से और भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार से। वो खुद आए हैं, उनको खरीद के लाए हैं क्या हम लोग? अभी तो चुनाव ही चल रहा था, कहिए कि उसको भी खरीद के लाए हैं हम लोग। वो तो कल देखेंगे जिसकी सरकार बन रही फिर वहां चले जाएंगे, मान लीजिए अगर। बिल्कुल, देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही अटल जी थे। जब एक सीट के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दे दिया, हम लोग वैसे लोग हैं। हम सरकार के लिए नहीं राज करते हैं और राजनीति करते हैं। हम लोग इस राष्ट्र के लिए राजनीति करते हैं और इस राष्ट्र के विकास के लिए और सनातन संस्कृति को जीवित करने के लिए राजनीति करते हैं। ठीक है। अतुल सिंघल साहब, मिल्कीपुर का भी कल उपचुनाव का रिजल्ट आना है। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं चुनाव आयोग मर चुका है, बड़ा सफेद कपड़ा लेके आए हैं उनके नेता लोग जो है और चढ़ाना चाहते हैं चुनाव आयोग को। एक संवैधानिक संस्था के प्रति इतना इस हद तक जाकर जो है उसे मरा बताना और उस पर कफन चढ़ाना, तो ये जो है इस तरह की भावना जो है क्यों आ गई है? ऐसा क्या हो गया है? देखिए, इस प्रकार की बातें तो नहीं करनी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। संवैधानिक संस्थाओं की अपनी मान मर्यादा है और किसी भी खास तौर से इतने वरिष्ठ नेता को जो एक पार्टी का मुखिया हो उसको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और संवैधानिक संस्थाओं का जब तक हम मान मर्यादा नहीं करेंगे वो कैसे काम करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अगर अपेक्षानुरूप रिजल्ट आते हैं तो आप उसको अच्छा करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई अदालतें हो, चाहे वो चुनाव आयोग की बात करें। और अगर आपके विपरीत रिजल्ट आते हैं, आपको आशंका होती है कि आपके विरुद्ध रिजल्ट आ सकते हैं, तो आप उनके ऊपर विषम करना शुरू कर दें। आमतौर पर हमने अदालतों के मामले में भी यही देखा है कि अगर किसी पार्टी के फेवर में कोई बयान आता है तो उसको खुश होकर उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। एनजीटी की बात भी पिछले दिनों एक प्रवक्ता चैनल पर कर रहे थे, एनजीटी ने ये बात कही है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया या किसी हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिया, उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके ऊपर इस प्रकार के आक्षेप लगाना मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उचित है। और खास तौर से जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ईवीएम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दिया है, साथ में इलेक्शन कमीशन भी बार बार इस बात को बोलता है कि आप आइए, अगर ईवीएम हैक हो सकती है तो उसको करके दिखाइए। लेकिन इसको कोई भी ना तो कर पाया, ना इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रमाण मिला है। तो अखिलेश यादव का ये जो कहना है कि कफन चढ़ा देना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये स्वीकार्य बयान किसी प्रकार से भी नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी ने कहा था, राहुल गांधी जी भी आज आ गए, कल दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले आए और उन्होंने कहा कि देखिए महाराष्ट्र में बहुत गड़बड़ी की गई है, वोटिंग लिस्ट में बहुत सारे नाम जोड़े गए हैं, बहुत सारा आंकड़ा दिया उन्होंने कहा कि देखिए 9 करोड़ 54 लाख की आबादी है, वोटर्स आबादी है और 9 करोड़ 70 लाख वोटर लिस्ट में नाम है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि जो है 5 महीने में जो महाराष्ट्र में 39 लाख मतदाता जोड़े गए, जबकि पिछले 5 साल में केवल 32 लाख जुड़े। तो ये अगर आंकड़ा राहुल गांधी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं, शक तो जाहिर होता है। मेरा ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी को अच्छी सीटें यूपी के अंदर मिली तब उन्होंने इस प्रकार के सवाल नहीं उठाए, या मान लीजिए पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने सवाल नहीं उठाए, या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने सवाल नहीं उठाए, या बीजेपी के ऊपर भी ये बात लागू होती है। जब आपकी सरकार किसी प्रदेश में बनती है या राज्य में बनती है या केंद्र में आपको अच्छे वोट मिलते हैं तब आप सवाल खड़ा नहीं करते हैं। अच्छा गड़प और बुरा थू, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से भी उचित व्यवहार करना है। शाकिर अली साहब, ये क्या कभी कभी बीजेपी करती है कि मतलब हर बार करती है? जैसे मान लिए झारखंड जिता देती है, आप लोग को जो है कर्नाटक जिता देती है, तेलंगाना जिता देती है, हिमाचल जिता देती है, और फिर बाकी जो है 20 राज्य अपने पास रख लेती है, और फिर जैसे दिल्ली में रख लेगी अपने पास। तो ये ऐसे क्या मतलब अलग अलग होता है क्या? नहीं, देखिए एक बड़ा टेक्निकल बात मैं बताना चाहूंगा। सिंघल साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हालांकि उनसे जो आपने सवाल किया उसके रिवर्स उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो वो बता दो, वो वरिष्ठ नेता तो कहते हैं सबको, लेकिन उनको बच्चा साबित कर देते हैं ये कह के कि नहीं ये आरोप गलत है, मुझे ये बुरा लगा। नहीं, ये तो आरोप तो सियासत में लगते हैं, तो इसमें बच्चे वाली कोई बात थोड़ी है। साहब तो सब माफ है, पॉइंट बताऊं, अब मैं आना चाहता हूँ तेलंगाना पे, कर्नाटक पे, हालांकि वो आ रहा हूँ राम गुप्ता, जिसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। राम जी इंडिया के इलेक्शन को आप इधर हिंदी पट्टी से इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं कि हम लोग धर्म के प्रति बहुत सबसे नंबर 1 आगे बढ़ने लगते हैं। वहां धर्म को अलग रखा जाता है, एजुकेशन डेवलपमेंट को अलग रखा जाता है, वहां पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको बता दूं कर्नाटक के मैं भी इलेक्शन में ऑब्जर्वर था,
और योगी आदित्यनाथ जी को कोस्टल एरिया में भेजा गया था, क्योंकि वहां शिव के उपासक बहुत ज्यादा हैं। वहां जाके योगी आदित्यनाथ, जो हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, उन्होंने जाके वहां शुरू किया कि टीपू सुल्तान से बहादुर महाराणा प्रताप थे। तो वहां के लोगों ने 1 मिनट में रोका, कहा कि नो मिस्टर योगी, डोंट टॉक नॉनसेंस ओवर हियर, इट्स कर्नाटका। टीपू सुल्तान को वहां हिंदू मुस्लिम ने एक वॉरियर जानते हैं लोग, एक बहादुर जानते हैं, और मुसलमान से ज्यादा हिंदू उनकी इबादत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू डिस्कस समथिंग, आप कर्नाटक में हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, इफ यू वांट टू बिल्ड मंदिर मस्जिद एंड ऑल, गो बैक टू यूपी। तो वहां से उनको तिरस्कृत करके भगा दिया गया था। साउथ को आप यहां से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो लोगों को आस्था में डुबा के उनकी जान ले ली जाती है। कर्नाटक बीजेपी बहुत बार जीती है चुनाव जो है, आप अगर ऐसी बात करेंगे, कर्नाटक में बीजेपी का अभी इस बार आपकी सरकार आई है, पहले तो बीजेपी थी। मैं कह रहा हूँ ये बातें कड़वी हो सकती हैं, इसीलिए इनका ये उखड़ जाते हैं। कर्नाटक से, तेलंगाना से, तमिलनाडु से इनका कुछ नहीं चलेगा, केरल में कुछ नहीं चलने वाला। वहां के लोग अत्यंत पढ़े लिखे, प्रोफेशनल, और इमोशंस को, धर्म को अलग बात मान लेते, तब भी उत्तर भारत में कैसे कांग्रेस सर्वाइव करेगी? उत्तर भारत में तो जरूरी है ना सत्ता पाने के लिए। अरे पाप का घड़ा भरता है, भर चुका है। अगर सरवाइव नहीं करते तो उत्तर प्रदेश में जहां राम जी के ठेकेदारी करते थे, ये अयोध्या हार गए, ये हरिद्वार हार गए। कैसी बात कर रहे हैं? राम जी जहां जहां गए ये वहां हार गए। एक बेईमानी हो गई हरियाणा में, मैं बार बार कहता हूं, कुरुक्षेत्र में कर्ण के साथ भी बेईमानी हुई थी, वहां भी हो गई है। लेकिन जनता के लिए मुझे आज भी दर्द है। हमने वहां बेटी को मजबूत किया, दिनेश फोगाट को। बार बार बताना चाहता हूँ, बीजेपी के हत्यारे, रेपिस्ट नेताओं को बीजेपी प्रमोट करती है। आपके दिल्ली में रमेश विदोड़ी जैसा आदमी का चुनाव लड़ाना, ये बेशर्मी का प्रतीक है, जो अपने माँ बहन के गाल की तरह कहता है मैं सड़क बना दूंगा। एक आपका कपिल मिश्रा है, वो कहता बदला लोगे ना जीतने के बाद। सारे के सारे कवि हो चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की जनता पार्लियामेंट में मोदी जी के नाम पे जिता के भेजती है, ना कि एक भी एमपी वहां किसी काम का है। आप चेक कर लीजिए, मैं किसी के प्रोफेशन को बुरा नहीं बोलता। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही कल दिल्ली में, थोड़ा अंदाजा दे दीजिए हम लोगों को। ये तो आप लोगों ने कल ला ही दिया है, सारा का सारा एग्जिट पोल मोदी जी के आदेशानुसार आ चुका है। तो कांग्रेस को अपना आंकड़ा बताइए, अपना आंकड़ा बताइए, कुछ आपका है? सबसे पहली बात, कांग्रेस बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ी है। अगर जनता के वोट को हेर फेर नहीं किया गया तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? फिर आप हार जाएंगे तो बोलेंगे हेर फेर किया, जीत जाएंगे बोलेंगे देखिए हम जीत गए। चालू कर दिया है। कांग्रेस को किसी हाल में भी कोई दुख इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने देश चलाना है, देश हित में बात करती है, और चोर बेईमानों के साथ ना कभी थी ना कभी होगी। आज आम आदमी पार्टी के विधायक बिकने की बात हो रही है। मुझे तो पता चला कि बीजेपी के कई अच्छे लोग जो भागना चाह रहे हैं बीजेपी छोड़ के, जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, हो सकता है कल पलटवार ना हो जाए, बीजेपी के 20-25 विधायक ना भाग जाए कहीं। ये भी कल होने की संभावना है। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा आपने खुलासा कर। राम गुप्ता साहब देखिए, आप लोगों को लगता है कि मान लीजिए जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कहीं खुदा न खास्ता 30 से नीचे रह गए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार होगी उसके लिए? कांग्रेस ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को? नहीं, हम देखिए, कांग्रेस को हमने कभी सीरियस लिया ही नहीं है। जब से उनका आर्यभट्ट का जो इन्होंने खोज करी तो हमने सीरियस नहीं लिया है। हम जो है कुछ, आज आपको मैं मजेदार बात बताने जा रहा हूं जो आज वाकया हुआ है। देखिए, केजरीवाल साहब ने, सीरियस कैसे लीजिएगा? सुनिए ना, केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया और आप ध्यान से वो ट्वीट पढ़िए। उन्होंने लिखा है गाली गलौज पार्टी, कहीं भी भाजपा का नाम नहीं लिया। लेकिन एसीबी वालों को भी ये पता है कि गाली गलौज पार्टी किसका नाम है। एसीबी तो एलजी ने भेजा था इसलिए गई है वहां पर, एलजी साहब ने आदेश दिए थे। सुनिए ना नवीन जी, जैसे ही केजरीवाल जी ने गाली गलौज पार्टी का नाम लिया, हमारे 16 विधायकों को इन्होंने खरीद फरोख्त करने का ऑफर दिया 15 करोड़ रुपए का। वैसे ही इनकी जो है बड़े अधिकारी जो थे वो एक्टिव हो गए। मतलब उन्हें ये पता है कि गाली गलौज पार्टी कौन है। अब आप सोच सकते हैं कि इनके सारे अधिकारियों को पता है। कहीं पर बीजेपी का कहीं नाम तक नहीं लिया है हमारे नेता केजरीवाल जी ने। अब दूसरी बात ये जो कह रहे थे कि हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी जब एफआईआर करने जाते हैं और इसके बाद आते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। ये भारतीय झूठा पार्टी है। वो ऑलरेडी केजरीवाल जी के घर पे आ चुके थे और सांसद संजय सिंह जी इनके ऑफिस पहुंच रहे थे, रास्ते में थे। अगर आप टाइम को मैच करेंगे तो कहीं पर भी इनकी बात झूठी न निकले तो बताने में दावा करता हूं इस बात का। दूसरी बात, अभी हमने एफआईआर करी, मैं चैलेंज करता हूं, ये किसी एक व्यक्ति को पकड़ के दिखाएं
किसी एक व्यक्ति पर राम गुप्ता साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं दिल्ली का वोटर हूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना फैसला दे चुका हूं, अब आप लोग जो ये जिस तरह से नैरेटिव बना रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा? अभी कोई वोट होना नहीं है, अगले वोट 5 साल बाद होंगे, ठीक है? नहीं, इससे क्या फायदा होगा? मैंने वही तो कहा कि जब इनका एग्जिट पोल जो भाजपा के कार्यालय में तैयार किया गया था कल परसों, उस एग्जिट पोल ने इनको 55-60 सीटों से जिता दिया और ये अपना मुख्यमंत्री नहीं आज तक ढूंढ पाए, ये अपना कैबिनेट नहीं तैयार कर पाए। अब हमारी इसमें क्या गलती है भैया? हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? राम गुप्ता जी, मैं देखिए, मैं ठीक है वो देखिए, अब तो देखिए नैरेटिव बनाने का काम खत्म हो गया। राम गुप्ता साहब, घूम रहे हैं, नैरेटिव बनाने काम का कोई फायदा नहीं है। गुप्ता साहब देखिए, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वोटिंग होनी नहीं है, ना केजरीवाल जी के पक्ष में ना विपक्ष में वोट होना नहीं है। अब आपको बहुत समय मिलेगा नैरेटिव बनाने का। कल जो चुनाव है, ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हार रही है, इसलिए वो जो है ऐसा माहौल बना रही है ताकि कल जवाब दे सके, देखिए साहब कि ये जो है गड़बड़ी की गई और जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ईवीएम में गड़बड़ी करके हमको हरवाया गया। ये एक माहौल बनाने के लिए आप पूरा जो है ये सब कर रहे हैं, इससे कैसे आप जो है अलग हो पाएंगे? मैं आपके चैनल में आपके दर्शकों को, जो आपके दर्शक कंटिन्यू देखते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में भी एग्जिट पोल ने हमें हराया था, 2015 में भी आम आदमी पार्टी को हराया था और 2020 में भी आम आदमी पार्टी को हराया था। हराया नहीं था, सीटें कम दी थी, 40 के आसपास सीटें दी थी और करीब 62 आई आपकी कम दी थी। एग्जिट पोल ने इनके मुंह पे जो है ना जिप लगा दिया, प्रचंड बहुमत से जीते 2013, 2015, 2020। गुप्ता साहब फिर आज एक दिन शांत रह जाते, कल नतीजे आते, आज इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं थी ना। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कल क्या कहने वाले हैं आप लोग? नहीं, हमारी एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली है। आप कल भी बुलाएंगे तो इसी तरीके से बोलूंगा। आम आदमी पार्टी के लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग हैं। 13 साल से हमारी पार्टी को 13 साल हो गया। यहाँ पर कोई सत्ता का लालच नहीं, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं। इनके नेता सारे, जैसा कि अभी हमारे काबिल दोस्त साकिर भाई कह रहे थे कि इन्होंने बलात्कारियों की पार्टी बना रखी है, इन्होंने जो बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं ये लोग। ठीक है, आप तो चुनावी मोड से बाहर नहीं आ रहे गुप्ता साहब, मैं बार बार समझा रहा हूँ चुनाव मोड की जरूरत नहीं है। अब नीरज तिवारी जी तथ्यों पे आइए। मान लीजिए एग्जिट पोल्स जैसे पीछे गलत साबित हुए, गलत साबित होते हैं और फिर आम आदमी पार्टी आ जाती है, तब क्या करिएगा, क्या कहिएगा? मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि देखिए एग्जिट पोल जो है, हम ये नहीं कर रहे, जो भी जनता का मैंडेट होगा हम लोग उसको सहज स्वीकार करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज आप देखिए, ये बार बार चिल्ला रहे हैं गुप्ता जी, ऐसे जैसे लगता है कि इनको पाकिस्तान भगाया जाएगा, इस तरह से चिल्ला रहे हैं। ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए डिबेट में और चैनल पे। पहली चीज आप बताइए कि इनके मुख्यमंत्री हैं आतिशी मार्लेना जी, 5 लाख रुपया रंगे हाथों उनके पीए और उनकी मतलब ऑथराइज गाड़ी से पकड़ा गया है। आप बताइए, अरे सुनिए ना, सुनिए, अरे गुप्ता जी आप क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आप भांग खा के नहीं ना आ गए हैं? अरे गुप्ता जी आप भांग खा के तो नहीं आ गए हैं, इस तरह से चिल्ला रहे हैं भाई, सुन लिया कीजिए। आप झूठ लगाएंगे तो हम अरे आप भांग खा के आ गए ऐसा लगता है हमको, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप सुनिए तो 5 लाख रुपया आतिशी जी क्या पकड़ाया, हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी क्या नहीं पकड़ाया? भारतीय नीरज जी उसकी जांच करा लीजिए आप लोग, आपकी पुलिस आपके पास है, जांच करा लीजिए। पूरा वीडियो है उसमें। ठीक है, जांच होगी। आपके पास एसी भी है, आपके पास ईडी है, अरे सब स्वतंत्र एजेंसी है। आप सुनिए, आप तो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि 2020 में भी एग्जिट पोल हमको हराया। आपको ज्ञान ही नहीं है, आप भांग खा के आके बैठ गए हैं चैनल पर, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। आप पहले 2020 का आप 2020 का एग्जिट पोल का विवरण दीजिए, आपको क्या था 2020 का एग्जिट पोल? तरीका है भाई, नवीन जी इनको रोकिए। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारी सीटें कम दिखाई गई थी, हर बार कम दिखाते हैं, ये कह रहे हैं वो नीरज जी। ठीक है, आप अपनी बात पूरी इन्होंने अभी आपके सामने चैनल पे बोला कि 2020 में भी मुझे हराया गया। क्या तरीका? आप जब तक ऑथेंटिक नॉलेज नहीं हो आप उस तरह का चलो ये सब देखिए, ये सब बात है तिवारी जी, हम दर्शक जानना चाहते हैं। कल मान लीजिए एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुए, बीजेपी मान लीजिए सरकार नहीं बना पा रही, तो आम आदमी पार्टी को बधाई देंगे आप?
आप जो भी जनता का मैंडेट होगा मुझे स्वीकार है, और मैं दिल्ली की जनता को बधाई दूंगा सबसे पहले आके, जो भी मैंडेट होगा। लेकिन सरकार बीजेपी की बन रही है, इस चीज को आप लोग स्वीकार कीजिए, मेरा आग्रह है सबसे, और दिल्ली को विकास करने दीजिए, और दिल्ली के विकास के राह में आप लोग सहयोगी बनिए। शाकिर अली साहब कुछ कहें? शाकिर अली साहब, कल आप किसको बधाई देंगे, आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी को जीतने पर? मैं एक और टेक्निकल बात बता दूं कि 13 साल का इनका हो चुका है। राम इनका साथ छोड़ के राम गुप्ता जी यहाँ चले गए, वैश्य भी हैं और राम भी हैं, वो आम आदमी में चले गए। 14 साल पूरा होते ही कांग्रेस देश में भी आएगी और कांग्रेस प्रदेशों में भी आ जाएगी कंप्लीट। तो वनवास थोड़ा लॉजिकल बात है कि आप भी जानते हैं कांग्रेस नहीं जीत रही है, लेकिन अगर मान लीजिए एक आध सीट कम पड़ी तो किसको देंगे समर्थन आप? दोनों पार्टी के लोग अगर अच्छाई की तरफ आएंगे, अगर उनको रात में बुद्धि आ गया, बापू के हत्यारे भी अगर बदलना चाहें कि भाई क्षमा कर दीजिए, हमारे पास आएंगे, मैं सरकार बना के दिल्ली को फिर से चमकाऊंगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आप जोगी के मूड में, ठीक है। अतुल सिंघल साहब, चंडीगढ़ की तरह भाजपा को समर्थन देंगे क्या? पूछिए शाकिर भाई को। भाजपा को हमने देगा, भाजपा से अच्छे लोग टूट के हमारे पास आने की संभावना है, क्योंकि हमने देश बनाया है। और कभी चंडीगढ़ का मेयर किसने बनाया? चंडीगढ़ का स्टेट किसने बनाया? वो तो नेहरू जी का सपना था। मैं आपको बता दूं कि भाजपा के कई सारे नेताओं के रात में सपना में अगर पूर्वज आए, दादा नाना आए, तो बताएंगे यार कहाँ तुम भटक रहे हो। तो विडंबना है, पिछले 13 साल में भाजपा और कांग्रेस की तलई खोल के रख दी है हमारे केजरीवाल जी ने। के साथ मत जाओ, देख क्रांतिकारियों के साथ जाओ, हो सकता है रात में पूर्वज सबके सपना में आ जाए और वो हमारे पास आ जाए। ठीक है अतुल सिंघल साहब, कल जो नतीजे आने वाले हैं उसके पहले जो ये सब किया गया है, आज घमासान किया गया है, कल हम सब वही सुनेंगे, ईवीएम में गड़बड़ है और जो है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, यही सब सुनने वाले हैं कल हम लोग। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी की भूमिका हमारे बांधी गई। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर आपकी बात, या जैसे तीनों प्रवक्ताओं का कहना है कि हम अपनी अपनी सरकार बना रहे हैं, अगर त्रिशंकु सरकार आती है तो निश्चित तौर पर आम आदमी और ये कांग्रेस वाले मिलकर सरकार बनाएंगे, ये बात तो क्लियर है। इनका फिर गठबंधन हो जाएगा। लेकिन एक आध सीट से होगा क्या? एक आध सीट की कमी पड़े तब तो बात है। जो भी है 2-4 सीट होंगी तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी, अगर कांग्रेस की ज्यादा सीटें आ गई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देगी, ये बात तो तय है। बात करते ही हम मन की बात नहीं करते। आम जो शब्द है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल आप सब लोग रिजल्ट देखेंगे, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है फिर से। कितनी सीटें आ रही बता दीजिए गुप्ता साहब, कितनी सीटें आ रही है आम आदमी पार्टी की? प्रचंड बहुमत से हम जीत रहे हैं और इतनी सीटें आएंगी जो अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटेगा। तो ये मान लिया जाए कि ईवीएम ठीक है। हमने कभी ईवीएम पे दोष डाला ही नहीं। हमें तो ये पता है कि इनका खेला तो महाराष्ट्र और हरियाणा में किया कि वोटर डिलीशन और एडिशन वाला खेल खेला, वो हमारे नेता केजरीवाल जी ने पकड़ के सामने ला दिया और इन्हें नंगा कर दिया। कल अगर रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आते तो इस बात का वादा कर रहे हैं कि आप किसी पे दोषारोपण नहीं करेंगे। देखिए अतुल साहब, एक चीज मैं जानता हूं, हमारी पार्टी कभी कोई एक दोषारोपण वाले ब्लेम में विश्वास नहीं करती। काम की राजनीति पर आए थे, काम की राजनीति पर ही आगे वोट मांगा है। हमने सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली फ्री करने का मुद्दा हो, चाहे पानी फ्री करने का मुद्दा हो, चाहे हमारे बुजुर्गों को संजीवनी योजना वाला कॉन्सेप्ट लाए हो, या फिर महिलाओं को, हमारी जो दिल्ली की जो 50% आबादी है 18 साल से ऊपर वाली, उनको जो है 2100 रुपया जो है महिला सम्मान योजना के तहत देने की योजना हो, इन योजनाओं पर हमने वोट मांगा है। हमने किसी को गाली गलौज नहीं करी, हमने किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया, हमने किसी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया। हाँ, ये लोगों ने पिछले 10-12 साल में जब तक हम सत्ता में रहे, इनके शीर्ष नेतृत्व ने, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी कह करके चढ़ाया, देश की जनता का अपमान किया, दिल्ली की जनता का अपमान किया, रेवड़ी कह करके उनको बदनाम किया, और अंत में क्या आया? इन्हें मजबूर होना पड़ा और इन्हें हमारा मैनिफेस्टो तक स्वीकारना पड़ा, और लास्ट में इन्हें स्वयं कहना पड़ा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को हम एजिट चलने देंगे। नीरज तिवारी पूछ लेते हैं, गुप्ता साहब पूछ लेते हैं। नीरज तिवारी जी, जन कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी ना केजरीवाल जी की, अगर आपकी सरकार आई तो? सुनिए, केजरीवाल जी का तो हम लोग नाम ही नहीं लेते और इसमें बहुत फर्क है। मैं आपको बता दूं, अरे ये पलटू राम है। इनकी अरे सुनिए भाई, इनकी योजना जो है भ्रष्टाचार से बना था। स्वच्छ पानी देने के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला हुआ दिल्ली जल बोर्ड में। डीटीसी में इन्होंने
गरीब महिला को यात्रा कराने के नाम पर घोटाला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो जन कल्याण के लिए काम करेगी, घोटाला के लिए योजना नहीं चलाएगी। ये लोग घोटाला के लिए योजना चलाए हैं और हम योजना जन कल्याण के लिए चलाएंगे। यही फ्री बिजली पानी देंगे कि नहीं, आप ये बता दीजिए जनता को बस। फ्री बिजली पानी नेता को अब तक जो जो है कमिटमेंट किए हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन ये जो मैनिफेस्टो लाते हैं घोटाले की योजना बना के लाते हैं। यही फर्क है हमारे में और इनमें। ठीक है, तो दिल्ली की सियासत कयामत की रात है। आज कल सुबह जो नतीजे आएंगे दिल्ली की राजनीति बदलेंगे या फिर लगातार वही सब चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के सभी मेहमानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।